तो ज्योग्राफी के हिसाब से 15 मार्च से 15 जून। अब चाहे गर्मी फरवरी से ही क्यों ना शुरू हो जाए, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि ज्योग्राफी कब से कब तक मानता है ना। वर्षा ऋतु ज्योग्राफी के हिसाब से 15 जून से 15 सितंबर, और शरद ऋतु 15 सितंबर से 15 दिसंबर। क्लियर। अब हम एक एक ऋतु को पढ़ेंगे, और अब काफी क्लास में इंटरेस्टिंग चीजें शुरू होने वाली है, क्योंकि अब सारी चीजें अब बहुत प्रैक्टिकली आपको समझ में आएंगी। तो सबसे पहले हम पहला सीजन शुरू करते हैं, जिसका नाम है शीत ऋतु, है ना। शीत ऋतु कैसे आई? सबसे पहला, अचानक पृथ्वी और सूरज के कोरिलेशन में ऐसा क्या चेंजेस हुआ कि शीत ऋतु आई? तो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहला हम ये समझते हैं कि शीत ऋतु कैसे बनी। तो इसके लिए पहले हम बना देते हैं पृथ्वी। ये बन गया पृथ्वी, ठीक है। इस पृथ्वी में ये बन गया पृथ्वी। अब इस पृथ्वी में बना देते हैं हम कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा, ठीक है। ये हमने बना दी कर्क रेखा, ये विषुवत रेखा यानी इक्वेटर, ये हमने बना दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, और ये हमने बना दिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर रेखा, ठीक है। और ये हमने बना दिया सूरज। क्लियर। अब प्रश्न उठता है कि जब शीत ऋतु होती है, विंटर सीजन आता है, तब इसमें क्या बदलाव होता है, ठीक है। तो इसका उत्तर यह है कि जब शीत ऋतु आती है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी जो धरती है वो ऐसे है, ऐसे, ठीक है। इसका मतलब ये है कि शीत ऋतु आई ही इस वजह से है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध जो है वो पीछे हो गया है। ये नॉर्थ जोन है ना, नॉर्थ जोन क्या हो गया? पीछे हो गया है। और साउथ जोन, जहां इंडिया नहीं है, इंडिया तो नॉर्थ में है, इंडिया का लोकेशन भी मैं इधर बना देता हूं, ये है इंडिया, ठीक है। कर्क रेखा के ऊपर में है इंडिया, है ना। तो इंडिया अब कहां चला गया? पीछे। और सामने कौन आ गया? साउथ जोन। और साउथ जोन के किसी देश का नाम बताइए तो। ऑस्ट्रेलिया। कहां पर है ऑस्ट्रेलिया? यहां पर है ना। न्यूजीलैंड यहां पर है। तो इसका मतलब यह है कि अभी साउथ जोन में जितने भी कंट्री हैं उनको कैसा प्रकाश मिल रहा होगा? सीधा सीधा। साउथ जोन वाले को ना सीधा सीधा प्रकाश मिल रहा होगा। इसका मतलब जो भी देश अभी साउथ जोन में है उनके यहाँ गर्मी होगी। यानी अगर आप दिसंबर जनवरी महीने में ऑस्ट्रेलिया घूमने चले गए, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड घूमने चले गए, तो आपको गर्मी का एहसास होगा, होगा ना। और इस दौरान इंडिया की बात करें तो इंडिया में सूरज की किरण पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि सूरज की किरण इंडिया कैसे पहुंचेगी? तिरछी। और तिरछी होने की वजह से इंडिया में इस दौरान ठंड पड़ेगी, यानी टेम्परेचर कम होगा, और इसी वजह से शीत ऋतु जन्म लेती है, ठीक है। तो शीत ऋतु जन्म लेने का कारण यह है कि उस दौरान सूर्य मकर रेखा की ओर चला जाता है, यानी कैप्रिकॉर्न की तरफ चला जाता है, और सूर्य की मकर रेखा की तरफ जाने की वजह से उत्तरी गोलार्ध पीछे की तरफ झुक जाता है, और उत्तरी गोलार्ध तक सूरज की किरण सीधी ना पहुंच करके टेढ़ी पहुंचती है। और ये बहुत ही नॉर्मल जानकारी है कि सूरज की किरण जहां तिरछी पहुंचती है वहां टेम्परेचर डाउन होता है, और सूरज की किरण जहां सीधी पहुंचती है वहां टेम्परेचर हाई रहता है। क्लियर। तो पहला शीत ऋतु में हुई कैसे? अब प्रश्न उठता है दूसरा कि शीत ऋतु जब आई उस दौरान हमारे भारत में क्या सभी जगह शीत ऋतु का एक जैसा प्रभाव पड़ा,
कि कहीं शीत ऋतु का प्रभाव ज्यादा पड़ा, कहीं शीत ऋतु का प्रभाव कम पड़ा। ठीक है, तो हमारे भारत में शीत ऋतु का प्रभाव उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में अलग रहा और साउथ इंडिया में अलग रहा। तो एक नॉर्मली जिस प्रश्न का उत्तर आप भी दे देंगे, शीत ऋतु का इफेक्ट उत्तर भारत में ज्यादा होगा कि दक्षिण भारत में? मेरे को लगा कोई आधा उत्तर भारत आधा दक्षिण भारत। एक्यूरेट बताइए, उत्तर की दक्षिण? उत्तर। ठीक है, उत्तर भारत में ही शीत ऋतु ज्यादा प्रभावित करेगी। इसके अनेक कारण हैं, एक नहीं कई अनेक कारण हैं। नंबर एक, उत्तर भारत में शीत ऋतु इसलिए ज्यादा प्रभावित करेगी, यानी प्रभावित करने का मतलब ज्यादा पड़ेगी। उत्तर भारत में शीत ऋतु इसलिए ज्यादा प्रभावित करेगी क्योंकि उत्तर भारत समुद्र से दूर है। क्योंकि जो समुद्र के सामने रहता है ना, वहां पर ठंड और गर्मी का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि सारा का सारा प्रभाव समुद्र ले लेता है। ठीक है, तो ये जो जगहें हैं, जैसे मुंबई है, जैसे तिरुवनंतपुरम है, जैसे विशाखापट्टनम है, इन सब जगह पर उतना ज्यादा ठंडी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठंडी का प्रभाव दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा का समुद्र वाला भाग हटा दीजिए, खाली स्थल वाला भाग है ना, इन सब जगहों पर ठंड पड़ेगी। ठीक है, अब इन जगहों पर भी जैसे जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे ठंड ज्यादा होगी। एक फॉर एग्जाम्पल, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से ज्यादा ठंड उत्तर प्रदेश में होगी, उत्तर प्रदेश से ज्यादा ठंड दिल्ली में होगी, दिल्ली से ज्यादा ठंड पंजाब में होगी, पंजाब से ज्यादा ठंड जम्मू कश्मीर में होगी। ठीक है, अब ये क्यों? यस, दो कारण हैं। पहला कारण, ये समुद्र से जितना दूर जाएंगे समुद्र के प्रभाव से उतना ज्यादा बचेंगे। ठीक है, और दूसरा, ऊंचाई एक बड़ा फैक्टर है। ठीक है, हिमालय में ठंड के दो कारण होते हैं। एक कारण होता है यही सूरज की तिरछी किरण पड़ना, यानी जो सबके लिए ठंड का रीजन है वो हिमालय के, जैसे जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए भी वो रीजन है। लेकिन अगर मात्र यही कारण होता कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में, तो वहां तो साल भर ठंड रहती है। आप अगर गर्मी में भी चले जाओगे लद्दाख तो भी तो वहां बर्फ जमा रहती है ना। तो इसका मतलब ये है कि हिमालय में बसे राज्यों के लिए ठंड का कोई और रीजन भी होगा। वो रीजन क्या है? ऊंचाई। क्योंकि ये बात सभी को पता होनी चाहिए कि ऊंचा उठते समय हर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घटता है, कम होता है। हर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री तापमान कम होता है। यही कारण है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख में ऑलरेडी एक रीजन है ऊंचाई, और दूसरा रीजन अभी और मिल गया, टेम्परेचर भी कम। तो टेम्परेचर भी कम, ऊंचाई भी कम, इसलिए लद्दाख जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में ठंड में -0 डिग्री सेंटीग्रेड, -4, 5 यहां तक पहुंच जाता है। ठीक है, और अगर आप गलती से सियाचिन चले गए, यानी कि काराकोरम वाला एरिया, यानी हिमालय को और पार करके, तो वहां -45, -55। जब पहले दिन मैं आपको क्लास पढ़ा रहा था ज्योग्राफिकल वाली, जिसमें हिमालय का मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बताया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि सियाचिन में इतनी ठंड पड़ती है कि अगर आपके हाथ में बोतल है और आप बोतल से पानी नीचे फेंकेंगे तो ऊपर से नीचे गिरने से पहले ही वो बर्फ बन चुका होगा। समझ रहे हैं? ठीक है, तो उत्तर भारत की ये स्थिति होती है कि वहां नीचे से ऊपर टेम्परेचर घटता जाता है। ठीक है, और
नीचे आते आते जो समुद्र के किनारे हैं उनको तो पता ही भी नहीं चलता कि ठंड पड़ी भी है कि नहीं पड़ी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये उठता है कि इन सभी जगहों में, जितनी भी जगहों पर ठंड पड़ती है, उनमें कोई ऐसा जगह है जहां सबसे ज्यादा कम तापमान रिकॉर्ड किया गया। ऐसा होता है ना, सबसे कम रिकॉर्डेड तापमान। तो याद रखिएगा, लद्दाख। भारत में ठंडियों में सबसे कम तापमान लद्दाख में रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि जब भारत में शीतकाल होता है, ओके, उस दौरान क्या वर्षा होती है? कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि ठंडी है, एकदम ठंड, और वर्षा भी हो रही है ना? वैसे ज्यादा नहीं होती है। साल भर में जितनी भी वर्षा होती है ना, जनवरी से लेकर दिसंबर तक जितनी भी वर्षा होती है, 100% वर्षा, उसमें केवल और केवल 3% वर्षा किस दौरान होती है? शीतकाल के दौरान, केवल 3% वर्षा। लेकिन अब आपके दिमाग में प्रश्न ये उठना चाहिए कि सर ये वर्षा क्यों होती है? क्योंकि अभी भारत में मानसून नहीं आने वाला। क्योंकि कल आप लोगों को याद होगा, मैं आपको एक बार रिमाइंड करा दूं कि मानसून आने के लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि मानसून आने के लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जैसे ये कर्क रेखा है, ये विषुवत रेखा है, ये मकर रेखा है, ये भारत है। ठीक है, तो भारत के नीचे जो ये विषुवत रेखा वाला भाग है, इसको बोलते हैं ITCZ, इंट्रा ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण, या विषुवत रेखी निम्नदाब पेटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये जब तक इंडिया के ऊपर नहीं आएगा तब तक वर्षा नहीं होगी, और ये इंडिया के ऊपर तब आएगा जब सूरज यहां आ जाएगा, यानी कि कर्क रेखा के ऊपर। क्योंकि सूरज जब कर्क रेखा के ऊपर आता है तो सारी पेटियां ऊपर खसक जाती है। तो सूरज जब कर्क रेखा के ऊपर आएगा तो ये जो पेटी है ये भी भारत के ऊपर खसक जाएगी, और ये पेटी जब तक भारत के ऊपर नहीं आएगी तब तक वर्षा या तब तक मानसून नहीं आएगा। लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? शीत ऋतु की। तो शीत ऋतु में सूरज कहां पर है? यहां पर है। तो यहां पर है सूरज, तो ITCZ तो नीचे आएगा ना, ऊपर थोड़ी ना जाएगा। जब मकर रेखा पर होगा तो जो ITCZ है वो नीचे जाएगा। इसका मतलब मानसून आने से तो रहा। इसका मतलब शीतकाल में भारत में मानसून नहीं आता। अब अगर मानसून नहीं आता है तो वर्षा कैसे होती है? ठीक है, अगर मानसून आया ही नहीं तो वर्षा कैसे हुई? तो वर्षा के लिए जो दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया था, पछुआ पवन वाला, वेस्टर्न वाला, वो यहां पर काम आता है। तो शुरू करते हैं कि शीतकाल में वर्षा कैसे होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं, इसको ध्यान से समझिएगा, मेंस वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस में सीधा क्वेश्चन पूछेगा 4 नंबर या 8 नंबर में, पश्चिमी विक्षोभ को समझाइए, एक्सप्लेन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, और प्रीलिम्स में एग्जाम पूछेगा। प्रीलिम्स में कई सारे प्रश्न बनते हैं, जैसे पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव भारत के कौन से राज्य में नहीं पड़ता है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। या पश्चिमी विक्षोभ से ऐसा प्रश्न बन सकता है कि पश्चिमी विक्षोभ को भारत की तरफ कौन ढकेलता है? तो पश्चिमी जेट। अभी समझाऊंगा, सब चीजें क्लियर हो जाएंगी अभी। या एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि पश्चिमी विक्षोभ की वजह से भारत में कितना % वर्षा होती है? 3%, 3%। या एक प्रश्न ये बन सकता है, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से राजस्थान में जो वर्षा होती है उसे क्या नाम दिया गया है? मावट। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर अभी मैं आपको देने वाला हूं। टॉपिक का नाम है पश्चिमी विक्षोभ या भारत में होने वाली शीतकालीन वर्षा। देखिए,
ये विश्व है, वर्ल्ड है, ठीक है। और वर्ल्ड में एनी टाइम 3 पवनें चलती रहती हैं, एक ट्रेड विंड यानी व्यापारिक पवन, एक पछुआ पवन वेस्टर्लिंस, और एक ध्रुवीय पवन, ये तीनों चलती रहती हैं। अभी इन 3 पवनों में हमारा काम खाली एक पवन से है, पछुआ पवन से है, ठीक है, वो भी जो उत्तर में चलती है, नॉर्थ में चलती है। तो जो पछुआ पवन होती है वो कौन से लैटिट्यूड पर चलती है, कौन से अक्षांश पे चलती है बताइए। उत्तर में पछुआ पवन कौन से अक्षांशों में चलती है, कहां से शुरू होती है, कहां पर खत्म होती है बताइए। यस, 40-50 पे खत्म होती है और शुरू होती है 30-35, कल बताया था। तो चलिए हम बना देते हैं 30-35 से लेकर 40-50 तक में हवाओं को बना देते हैं, है ना। ये लगभग पड़ेगा आपका यहां पर, ठीक है। ठीक है, इस हवा का नाम है पछुआ या वेक्टरलिंस, और ये हवाएं 30-35 से शुरू होती है, यानी 30-35 अक्षांश से शुरू होती है और 40-50 अक्षांश पे खत्म होती है। भारत इसके बीच में नहीं आता, क्योंकि ये तो भारत है, ये भारत है ना, भारत आया क्या बीच में, भारत के ऊपर से निकल गई, तो भारत इसके बीच में नहीं आता है। अब लेकिन अचानक से क्या होता है कि सूरज मकर रेखा पर आ जाता है, ठीक है। अब सूरज जब मकर रेखा पर आता है तब कैसा सीन बनता है। सूरज ये जो यहां पर कर्क रेखा में था, अब शीत ऋतु में कहा चला गया है, मकर रेखा में चला गया है। ये रहा आपका सूरज मकर रेखा पर। मकर रेखा में जाने की वजह से सारी पेटियां दक्षिण की ओर खिसक जाती है। इसका मतलब ये जो ITCZ था ये भी दक्षिण की ओर खसक गया, और उसके ऊपर जो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट वो भी नीचे खसक गया, और उसके नीचे ऊपर उपध्रुवीय निम्न दाब सब पोलर लो प्रेशर वो भी नीचे खसक गया। सब पेटी नीचे नीचे खसक गई 15 से 20 डिग्री। तो जो असर 50 से 60 में पड़ना था वो असर 30 से 40 या 35 से 50 तक पड़ा, ठीक है। और भारत का कहां पर खत्म होता है, 8-4 से 37-6 में खत्म होता है। इसका मतलब अगर मैं ये मान लू कि अक्षांश 30 तक इफेक्ट डाल रहा है, 30 तक इफेक्ट डाल रहा है मान लेते हैं, इसका मतलब इंडिया 8 से 37 में है, तो इंडिया का जहां 30 शुरू हुआ 30 वहां से इन हवाओं का प्रभाव होने लगा। ओके, तो वापस आते हैं, ये देखिए सारी पेटियों के नीचे खसकने की वजह से ये जो पेटी थी ये पेटी भी नीचे खसक गई, है ना। कुछ इस प्रकार, ठीक है, ये पेटी भी नीचे खसक गई। ओके, और नीचे खसक गई। ओके, अब ये आ गई भारत के ऊपर, बह रही है हवाएं भारत के ऊपर। लेकिन हवा बहने से क्या होता है, बात तो तब बनेगी जब ये हवा अपने साथ आर्द्रता लेकर आए, ये अपने हवा अपने साथ वर्षा लेकर के आए तब ना। और कोई भी हवा आपके ऊपर से बहते समय वर्षा केवल तभी लाएगी, एक ही कंडीशन, जब उसके रास्ते पे कोई समुद्र आएगा। तो ये जब हवाएं आती है तो इनके रास्ते में ये समुद्र आता है, ठीक है। इस समुद्र का नाम बताइए जल्दी। भूमध्य, मेडिटेरियन सी। ये जो समुद्र आपको दिख रहा है ये समुद्र, इस समुद्र का नाम है मेडिटेरियन सी।
इस समुद्र से आर्द्रता को अपने पास ले लेती हैं और उस आर्द्रता को अपने रास्ते में जितने भी देश आते हैं, इनके रास्ते में कौन कौन आता है? इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और फिर भारत। जितने भी देश आते हैं सब में ये वर्षा कराते हुए गिरते हैं। जब भारत में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आता है राजस्थान। राजस्थान के बाद आता है पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ऊपर हिमाचल प्रदेश, ऊपर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इतना क्षेत्र। इनके नीचे वाले जगहों पर शीतकाल से ज्यादा वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा नहीं होती। कभी कभी हो भी जाती है लेकिन थोड़ा सा ही, जैसे ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ के उत्तर तक पहुंचते हैं। लेकिन पश्चिमी विक्षोभ से कभी भी आपको तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इन जगह पर वर्षा कभी नहीं होगी। भारत के मानचित्र से समझिए, ये भारत का मानचित्र है। तो यहां से जो हवा चल रही है, पश्चिमी विक्षोभ, इन हवाओं से ज्यादा कहां वर्षा हो सकती है? राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर, यहीं पर। यहां थोड़ी ना वर्षा होगी। कभी कभी यह वर्षा कहां तक पहुंच जाती है? छत्तीसगढ़ के उत्तर भाग तक, यहां तक, बस, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, तो ये होती है शीतकाल वर्षा, जो साल भर में 3% होती है। अब दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि ये वर्षा बेनिफिशियल है कि नुकसानदायक है? बेनिफिशियल, बहुत बढ़िया, बेनिफिशियल है। कई कारणों से बेनिफिशियल है। नंबर 1 ये कि ये जो जिस समय वर्षा होती है दिसंबर के समय, उस समय रबी की फसल को हम बो रहे होते हैं, सोन कर रहे होते हैं रबी की फसल को। ठीक है, और उसके लिए पानी की जरूरत है। रबी की फसल मतलब चना, मटर, सरसों, गेहूं, तो उसके लिए पानी की जरूरत है। तो नंबर 1, ये फसल, ये रबी की फसल के लिए अच्छी मानी जाती है। ठीक है, दूसरा फायदा, आप लोग कभी ये चीज मन में आई होगी आपको, जब आपको नदियां पढ़ाया जा रहा था, रिवर, कि नदियां कैसे निकलती है? जो हिमालय वगैरह पर ग्लेशियर हैं वो मेल्ट होते हैं, और ग्लेशियर के मेल्ट होने से उसका पानी जो है रिवर बनता है, और वही रिवर जाकर के अरेबियन सी या बे ऑफ बंगाल में गिरता है। ये पता है आपको? पर ये दिमाग में नहीं आता कि बर्फ पिघलते पिघलते एक दिन ऐसा आ जाएगा कि बर्फ पूरा पिघल जाएगा, और फिर नदियों के लिए पानी कहां से आएगा? क्योंकि पिघलने वाली चीज तो पिघल कर एक दिन खत्म होनी है ना। तो इसका उत्तर ये है कि जो बर्फ पिघलती है ना, वो दोबारा बनती है। समझ जाइए कुछ इस प्रकार से कि ये एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा है, ये बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा है। ठीक है, और इस बर्फ के टुकड़े के इस भाग से लगातार क्या हो रहा है? पानी निकल रहा है। ठीक है, यहां से पानी निकल रहा है। अब ये टुकड़ा एक दिन छोटा हो जाएगा ऐसा लग रहा होगा, लेकिन ऊपर से बर्फ गिरती रहती है, ऊपर से बर्फ लगातार गिरती रहती है, इसलिए ये जो टुकड़ा है वो हमेशा इतना ही बड़ा रहता है। तो प्रश्न उठता है कि इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इससे क्या लेना देना? तो कुछ इस प्रकार लेना देना है कि ये हवाएं जब वर्षा कराती हैं, तब राजस्थान, उत्तर प्रदेश में तो ये वर्षा कराती हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में स्नोफॉल होता है, लद्दाख में स्नोफॉल होता है। यही वर्षा गिरते गिरते बर्फ में बदल जाती है। तो स्नोफॉल की वजह से हिमालय के जितने भी ग्लेशियर हैं वो हमेशा